क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 परमाणु संरचना में ही हमारे आज के टॉपिक में सबसे पहले है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन यानी अवशोषित किया जाना अथवा उत्सर्जित किया जाना सतत ना होकर, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, ना होकर असतत होता है और ऊर्जा का शोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, जिन्हें एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को क्वांटा अथवा फोटॉन कहते हैं, यानी जिन पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है उन पैकेट्स को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। मैक्स प्लांक के सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा E = h म्यू है, जबकि हमें पता है कि म्यू आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, तो म्यू = c/λ। c प्रकाश का वेग है और लैम्डा उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। यदि इसे यहाँ पर यूज करते हैं तो E फॉर्मूला होता है hc/λ। ये दोनों ही सूत्र फोटॉन की ऊर्जा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके संकेतों को वर्णित कर देते हैं। E का मतलब है फोटॉन की ऊर्जा, H का मतलब है प्लांक नियतांक, म्यू का मतलब है आवृत्ति, C का मतलब है प्रकाश का वेग और लैम्डा का मतलब है तरंगदैर्घ्य। इन सभी में से अधिकतम चीजें आपको किसी आंकिक प्रश्न को हल करते समय प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन प्लांक नियतांक की वैल्यू को आपको याद रखना होता है, जिसकी वैल्यू है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू MKS पद्धति में है। यदि इसे CGS पद्धति में कन्वर्ट किया जाता है तो यह वैल्यू 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होती है। अर्ग CGS पद्धति में कार्य का ही एक मात्रक है, जो जूल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के द्वारा शोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा एक क्वांटा की ऊर्जा की पूर्ण गुणक होती है। मीन्स भिन्न भिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का मान अलग अलग हो सकता है, परंतु सभी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही लिया जाएगा। इसे ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से तात्पर्य है कि हाइड्रोजन गैस को गर्म करने पर उसके अणु परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं और ऊर्जा पाकर प्रत्येक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से
अधिक ऊर्जा स्तर की अवस्था में चले जाते हैं, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह केवल 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रह सकते हैं, यानी बड़ा आंशिक समय होता है। अतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में वापस आते हैं, यानी एक बार उसने ऊर्जा ग्रहण की, उत्तेजित अवस्था में गया, लेकिन कितनी देर के लिए? 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 के अल्पकालिक समय में। फिर वो उस उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में वापस लौटता है, तो ऊर्जा को विकिरित करता है, यानी उत्तेजित अवस्था में आने के लिए उसने जितनी ऊर्जा ग्रहण की थी, अब वो उस ऊर्जा को विकिरित करता है। यह विकिरित ऊर्जा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के रूप में प्राप्त होती है, और जिन तरंगदैर्घ्यों के रूप में प्राप्त होती है उन्हें श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, यानी कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। यह 5 श्रेणियां हैं जिनमें इन प्रकार की ऊर्जाओं को व्यवस्थित किया जाता है। एक छठी श्रेणी भी है जिसे हम्फ्री श्रेणी कहते हैं। हम्फ्री श्रेणी, ये हम्फ्री डेवी के नाम पर इसका नामकरण हम्फ्री श्रेणी किया गया है। तो जो भी हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, यानी किस कक्षा से किस प्रकार की कक्षा में, तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 बराबर 1, बामर के लिए N1 बराबर 2, पाशन के लिए N1 बराबर 3, ब्रैकेट के लिए N1 बराबर 4, फुंड के लिए N1 बराबर 5, हम्फ्री के लिए N1 बराबर 6। तो किन कक्षाओं में ये ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जो द्वितीयक कक्षा है N2। अब N2 का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन श्रेणियों में ये नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जो संख्याएं हैं, मीन्स 2, 3, 4, N2 इक्वल टू 3, 4, 5, मीन्स इससे आगे। इसी प्रकार N2 इक्वल टू 4, 5, 6, N2 इक्वल टू 5, 6, 7, N2 इक्वल टू 6, 7, 8 और N2 इक्वल टू 7, 8, 9। जब ऐसा होता है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर, तो सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यह श्रेणियां विकिरित ऊर्जा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के रूप में प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी में जो भी ऊर्जा विकिरित या अवशोषित है, उसकी श्रेणी पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट कैटेगरी की होगी। बामर श्रेणी दृश्य कैटेगरी की है, यानी जिसके द्वारा हम चीजों को देखते हैं उस कैटेगरी में। फिर अवरक्त है और उसके आगे सुदूर अवरक्त। ये अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड रेज हैं और इन्हें कहते हैं सुदूर अवरक्त। ये भी इंफ्रारेड रेज ही हैं, लेकिन अवरक्त से इनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। प्रकाश की इन किरणों के बारे में आपकी जानकारी है कि पराबैंगनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती, ओजोन परत इन्हें अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देते हैं। दृश्य प्रकाश मीन्स विजिबल रेज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और दिन के समय हम इसके द्वारा ही वस्तुओं को देख पाने में सक्षम हैं।
अवरक्त किरणें भी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और प्रकाश किरणें जिस ताप का अनुभव कराती हैं, यानी वे गर्म महसूस होती हैं, उसका कारण अवरक्त किरणें ही होती हैं। सुदूर अवरक्त किरणें भी इसी प्रकार का व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोर मतलब नील्स बोर। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में उन्होंने अपने मॉडल की व्याख्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ज्ञात हो जाने के पश्चात की थी। ये एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक शास्त्री। उन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार बनाया और कहा कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से चक्कर लगाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि हम कहें कि यह एक नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ यह वृत्तीय कक्षाएं हैं, तो इन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MUR, यदि वो प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहा है अथवा द्वितीय में अथवा तृतीय में, तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं NH/2। उन्होंने कहा कक्षक संख्या ठीक h/2π की पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, r कक्षक की त्रिज्या है, u इलेक्ट्रॉन का वेग है, h प्लांक नियतांक है और n कक्षक संख्या कि वो संबंधित इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है अथवा तीसरी कक्षा में। प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, जिसे उस कक्षा का स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। यदि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और कक्षक परिवर्तित करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर की स्थायी कक्षा में घूमता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। जब भी कभी वो कक्षक परिवर्तित करता है, यानी उच्च कक्षा में जाता है अथवा निम्न कक्षा में आता है, तभी वो इस प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो मूल अवस्था में है, लेकिन यदि वो उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कूद जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। नील्स बोर के इस परमाणु मॉडल का प्रयोग किसी बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक, बोर कक्षा की त्रिज्या, बोर कक्षा की त्रिज्या R = यह बोर कक्षक की त्रिज्या है n² h² 4π² mze²। इस CGS पद्धति में प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है n² h² 4π² mze²। अब इस पूरे सूत्र को कैलकुलेटिव तरीके से यूज करने के लिए प्लांक नियतांक, पाई के मान, कण के द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश है उसे प्रयोग करके हल किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाली बोर कक्ष की त्रिज्या R का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी आगे किसी कैलकुलेशन के लिए हम इसका ही प्रयोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि यह प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या है, z = 1 और n = 1 के लिए।
अब आपको दूसरी कक्षा की त्रिज्या चाहिए अथवा तीसरी कक्षा की त्रिज्या चाहिए, तो उसके लिए सूत्र इस्तेमाल करें Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, जहां पर n बराबर होगा कक्षक संख्या, यानी जिस कक्षक की त्रिज्या आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसे बोर का परमाणु मॉडल, बोर कक्षक की त्रिज्या और बोर कक्षक की त्रिज्या की सहायता से किसी अन्य कक्षक की त्रिज्या को ज्ञात करने का प्रारूप कह सकते हैं।